My greetings to all the listeners and viewers of this lesson. This lesson is the third part of our lesson Structures in English Language. तो ये थर्ड पार्ट है हमारे लेसन का स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज का, और इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि केस, मूड्स, पंक्चुएशंस एंड डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स, इनका इंग्लिश में क्या सिग्निफिकेंस है, इन्हें हम किस तरीके से अलग अलग पहचानते हैं और किस तरीके से हम इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सीक्वेंस वी आर गोइंग टू टेक एज द फर्स्ट टॉपिक एज केस. तो केस क्या है? केस है जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन होता है. केस से ही हमें पता पड़ता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन पर्टिकुलर किस केस में है और किस तरीके से फंक्शन कर रहा है. तो कितने तरह के केस हमारे पास हैं? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस. ये तीन तरह के केसेस होते हैं जिसमें एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. तो वी आर गोइंग टू सी कि सबसे पहले सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है. जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है. जैसे वी हैव मेंशन्ड अ फ्यू एग्जांपल्स हियर. ही वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी. आई लव टू वॉच मूवीज़ इन हॉलीडेज. मोहन गोज़ टू क्लब डेली. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ही वर्क्स यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है. इसी तरह आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है दूसरे सेंटेंस में, मोहन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है. तो ये नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हम इनको सब्जेक्टिव केस में मानेंगे क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं. Now moving forward to the second one, that is objective case. Objective case is जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन करता है किसी सेंटेंस में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है. He does not eat burgers. तो आप देख सकते हैं बर्गर्स के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, पिज़्ज़ास के नीचे अंडरलाइन है, मी के नीचे अंडरलाइन है. तो यहाँ पर ये नाउन्स सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में फंक्शन कर रहे हैं. बर्गर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पिज़्ज़ास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में माने जाएंगे. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस इज़ व्हेन जब हमको पता चल रहा है कि कोई चीज़ किस से बिलोंग करती है. मोहन्स हाउस इज़ बीइंग बिल्ट. हिज ब्रदर लिव्स इन अ सिटी. माइकल्स वाइफ वांट हिम टू ड्रॉप हर एट होम. So here we can see Mohan's house, his brother and Michael's wife. And I'm sorry, here there is a mistake, a slight mistake. Here it should be wants rather than want. So kindly consider it as wants. Michael's wife wants him to drop her at home. तो यहाँ पर possessive case Mohan's house, हिज ब्रदर एंड माइकल्स वाइफ है, जिससे ये पता पड़ रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर चीज़ किस से बिलोंग करती है. तो इस केस में मोहन यहाँ पर नाउन है, हिज यहाँ पर, हिज ब्रदर यहाँ पर एज ए पॉसेसिव केस एक्ट कर रहा है, और माइकल्स वाइफ भी यहाँ पर एज ए पॉसेसिव केस फंक्शन कर रही है. सो दिस इज़ अबाउट केस. और यहाँ पर प्रोनाउन के फॉर्म्स हम लोग देख लेते हैं. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव. ये प्रोनाउन टेबल हम लोगों को पहले भी अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं दिखी होगी. तो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, हु, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं. इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मी, अस, दैम, यू, हिम, हर, इट, हुम. एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस आर माइन, आर, देयर, योर, हिज, हर, इट्स, हुज. नाउ इट्स द टाइम ऑफ आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ बेस्ड ऑन मूड्स. तो मूड होता है वर्ब का, और वर्ब के मूड से ही पता पड़ता है कि वर्ब किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरह के फॉर्म में है. इंडिकेटिव मूड, इम्परेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड, ये तीन मूड्स वर्ब के होते हैं. तो सबसे पहले हम इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं. इंडिकेटिव मूड ये होता है वो कुछ फैक्चुअल दिखाता है, किसी तरह का एक स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट जो है ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है. लाइक द एग्जांपल्स व्हाट वी हैव मेंशन्ड हियर इज ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन. वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू कैनेडा. सो इन इंडिकेटिव मोड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी मिलती है. जब भी हम कोई बात बताते हैं, इन अ सिंपलेस्ट वर्ड, जब भी कोई बात हम बताते हैं तो वो इंडिकेटिव मोड में कहलाता है. इसके बाद द सेकेंड वन इज़ इम्परेटिव मूड. इम्परेटिव मूड वो होता है जब हम किसी तरह का कोई कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. तो जब भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिले जिसमें कोई ऑर्डर हो, कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो इम्परेटिव मूड में है. नाउ थर्ड वन इज़ सब्जंक्टिव मूड. सब्जंक्टिव मूड किस तरह का होता है? सब्जंक्टिव मूड वो होता है जब आप
किसी भी तरह के ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, यानी कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो दूसरी चीज़ होगी। इफ़ यू कम अर्ली वी कैन गो टुगेदर, इफ़ वी वर एट योर प्लेस आई वुड नॉट डू इट, इफ़ दे हैड टेकन द वैक्सीन दे वुड बी सेव्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंडीशनल्स आपने कभी ना कभी देखे होंगे। तो इसमें 3 तरह के कंडीशनल्स वी हैव मेंशन्ड। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशनल, लाइक इफ़ यू कम अर्ली वी कैन गो टुगेदर, इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड नॉट डू इट, ये सेकंड कंडीशनल है। इफ़ दे हैड टेकन द वैक्सीन दे वुड बी सेव्ड, ये थर्ड कंडीशनल है। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पे यदि कोई सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, सो that is in subjunctive mood. Now we are moving forward to punctuations. Punctuations क्या होते हैं? Punctuations वो marks होते हैं जो हम अपने sentences में use करते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट इज पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप के नाम से भी जानते हैं। तो पीरियड जो होता है वो ये दिखाता है कि कोई एक मैसेज जब कंप्लीट होता है, कोई एक बात जब कंप्लीट होती है तो वहाँ पर एट द एंड हम फुल स्टॉप या पीरियड का यूज़ करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन मार्क इज़ द नेक्स्ट वन व्हाट वी आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन मार्क वो होता है जब कोई भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क वो होता है जो किसी तरह का एक्साइटमेंट या किसी तरह के इमोशंस को दिखाता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं और ये इंटरजेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ देयर आफ्टर देयर इज़ अ टर्न फॉर कॉमा। कॉमा एक तरह का गैप होता है टू लेट द रीडर टेक अ ब्रीथ। तो किसी भी तरह से हम एक गैप देते हैं जो एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक होता है सेंटेंस पढ़ने वाले के लिए, जिससे वो एक सांस ले सके और आगे बढ़ सके, तो उसको हम कॉमा कहते हैं। वो हमारा एक छोटा सा गैप है एक कुछ फ्रेज़ या कुछ वर्ड्स पढ़ने के बाद, ताकि आगे का सेंटेंस पढ़ने के लिए छोटा सा एक ब्रेक मिल सके, उसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नंबर आता है कोलन का। कोलन वो होता है जिससे हम किसी चीज़ को एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम उसको व्यक्त करते हैं अपने सेंटेंसेस के एंड में। Colons are used to indicate some new information at the end of the sentence and are also used in salutation of formal letters. तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम उसको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ करते हैं, और सैल्यूटेशंस में भी इसका यूज़ हम करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि डियर सर, तो दिस इज़ अ सैल्यूटेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बिलो। तो ये जो है ये भी आपका कोलन यहाँ पर यूज़ होता है। 1:30 AM, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 and 30 के बीच में यहाँ पर कोलन का यूज़ हो रहा है। तो इतने तरह के यूज़ हमारे कोलन के होते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है सेमीकोलंस का। सेमीकोलंस जो होता है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके। सेमीकोलन जो होता है वो 2 क्लॉजेस के बीच में ये शो करता है कि वो क्लॉजेस आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। तो उसका एग्जांपल हमने यहाँ पर मेंशन किया है, दैट इज़ वी डू नॉट नीड अ कार नाउ, वी ऑलरेडी नीड टू सेल द ओल्ड वन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी डू नॉट नीड अ कार नाउ, उसके बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है, और जो दूसरा क्लॉज है आपका वो आपकी पहले क्लॉज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हाइफन का नंबर आता है। हाइफन वो होता है जो एक पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में आप यूज़ करते हैं, एंटी वायलेंट, डॉग लाइक एंड एबिलिटी वाइज। तो इस तरीके से हाइफन का हम पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर आता है एपोस्ट्रोफे का। एपोस्ट्रोफे पोजीशन दिखाता है और एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाता है। कॉन्ट्रैक्शन आपने देखे होंगे, जिस तरह से डोंट एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वांट एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा पोजीशन में भी होता है, जैसे मोहन्स कार। तो इससे यहाँ पर पता पड़ रहा है कि कार किसकी है, कार मोहन की है। ही डजंट नो, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे काम कर रहा है। तो इस तरह से एपोस्ट्रोफे काम करता है। अब कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क वो होता है जब हमको पर्टिकुलरली किसी चीज़ को मेंशन करना होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली विशेष रूप से ध्यान से पढ़ी जाए। हैव यू सीन द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस? सो हेयर द राइटर वांट्स द रीडर टू अंडरस्टैंड एंड रीड चेन्नई एक्सप्रेस पर्टिकुलरली, मीन्स चेन्नई एक्सप्रेस को वो विशेष रूप से दिखाना चाहता है, तो इसके लिए वो कोटेशन मार्क का यूज़ करता है। इसके बाद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस आप
उसे इजी लैंग्वेज में ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी सेंटेंस में. सो द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन ओवर हियर इज द पार्क्स इन बोस्टन आर ओवर क्राउडेड नाउ इट डेज. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पार्क्स ओवर क्राउडेड हैं, और उसमें हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि बोस्टन के पार्क्स को हम यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं. तो पेरेंथेसिस जो होता है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सेंटेंस में देता है. इस तरीके से पेरेंथेसिस का उपयोग होता है. सो this lesson was based on these 4 topics that we have covered extensively, and I believe and I hope that it's clear to each and everybody whoever has read this. So you can get this repeated once even more to get a more and clearer picture of this. So thank you very much to listen and to view this lesson. Thanks once again.